पायनी, और मुझे भरोसा है कि आप भी उन यूट्यूबरों के बातों में आते हो जो क्रिप्टो की जानकारी रखते हैं। यानी कि यूट्यूबर्स क्रिप्टो के बारे में बताते हैं, पाई नेटवर्क के बारे में बताते हैं कि जीसीबी वैल्यू नहीं आ सकता है, जीसीबी वैल्यू नहीं हो सकता है, इतना मार्केट कैप कहाँ से आएगा। तो पहली बात, मार्केट कैप पे हम बात करते नहीं है, क्योंकि मार्केट कैप हमारी यूटिलिटी कैप बनाता है। और हमारा जो पाई नेटवर्क है, ये कोई एक्सचेंज की वैल्यू से आने वाला नहीं है, बल्कि हमारी यूटिलिटी की वैल्यू से आने वाला है, जो कि पायनियर्स बना रहे हैं। और बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो आप लोगों को भटका रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। असली पायनियर्स हुए हैं जो पाई नेटवर्क की गहराई तक जाने की कोशिश करता है। आज ये वीडियो आप लोगों को सच्चाई बताने वाला है कि एक्चुअल में किस तरीके से हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री बनी हुई है, जहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पाई नेटवर्क की सुरक्षा के लिए बहुत बड़े बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रही है, जिसको प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हमारी जीसीबी वैल्यू को। डायरेक्टली आप लोगों को समझ में नहीं आएगा यहाँ पे जीसीबी वैल्यू, बट आप इस वीडियो को जैसे देख सुनोगे, पूरा वीडियो समझने की कोशिश करोगे, तो आपको जीसीबी वैल्यू यहाँ पर आपको नजर आएगा। और साथ ही जो टेक्निकली रूप से यहाँ पर काम किया जा रहा है वो आपको समझ में आएगा। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आज 8 मई 2026 है और आज हम जिस सोर्स मटेरियल का इस चर्चा में गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं वो कोई कहानी नहीं है। आज का हमारा मिशन एक बेहद जटिल और भविष्यवादी गिटहब रिपोजिटरी को समझना है। हाँ, और इस रिपोजिटरी का नाम है PyRC, यानी ओमनी सॉवरेन ऑटोमेशन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री, जिसे 099 नाम के एक डेवलपर या शायद किसी समूह द्वारा बनाया गया है। तो ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि ये कोई आम सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं लग रहा है। बिल्कुल नहीं। मतलब जब हम इन दस्तावेज़ों और कोड बेस का गहराई से विश्लेषण करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि ये तकनीकी दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, तो इसका मुख्य आधार क्या है? देखिए, ये डिफरेंशियल इंजीनियरिंग और पोस्ट क्वांटम इंक्रिप्शन का उपयोग करके एक पूरी तरह से स्वायत्त यानी ऑटोनोमस इकोसिस्टम बना रहा है। इसका सीधा सा लक्ष्य है वास्तविक दुनिया की संपत्तियों को पूरी तरह से डिजिटल और लिक्विड बनाना, यानी जिन्हें हम रियल वर्ल्ड एसेट्स या RWA कहते हैं। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना जो इंसानी गलतियों और बिचौलियों की जरूरत को हमेशा के लिए खत्म कर दे। पर जब हम किसी भौतिक संपत्ति को डिजिटल और लिक्विड बनाने की बात करते हैं तो अक्सर लोग सोचते हैं कि शायद कोई नया डिजिटल टोकन बना दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। बिल्कुल। यहाँ बात सिर्फ एक टोकन छापने की नहीं हो रही है, यहाँ सॉवरेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री की बात हो रही है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो इसे एक जादुई मशीन कहने के बजाय एक बहुत ही एडवांस्ड लीगल और तकनीकी कॉम्पैक्टर कहना ज्यादा सही होगा। ये कॉम्पैक्टर वाली उपमा काफी दिलचस्प है ना? मान लीजिए कि किसी असली घर के कागजात हैं, उसकी रजिस्ट्री है, कानूनी दस्तावेज हैं जिनमें बहुत सारा नौकरशाही का घर्षण होता है, उन सबको इस कॉम्पैक्टर में डाला जाता है और फिर सिस्टम उस सारी नौकरशाही को हटा देता है। बिल्कुल, उसे कॉम्प्रेस करता है और दूसरी तरफ से एक ट्रैक करने योग्य लिक्विड कोड बाहर निकालता है। अब वो घर सिर्फ एक ईंट पत्थर का ढांचा नहीं रहा, वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है जो अपने आप फैसले ले सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये तकनीक उस संपत्ति की पूरी प्रकृति को ही बदल देती है। इसे सिस्टम के दस्तावेजों में टोटल लिक्विडिटी का नाम दिया गया है। टोटल लिक्विडिटी मतलब सब कुछ पूरी तरह से तरल। हाँ, जब कोई संपत्ति इस रॉ रिकॉर्ड फैक्ट्री से गुजरती है तो वो भौतिक और डिजिटल दुनिया के बीच झूलने वाली कोई चीज नहीं रह जाती, वो एक ओमनी कॉन्ट्रैक्ट बन जाती है। और इसके पीछे का कोड क्या है? रिपोजिटरी में कुछ विशिष्ट फाइलें हैं ना? बिल्कुल। रिपोजिटरी के अंदर रॉ रिकॉर्ड फैक्ट्री .rs नाम की एक बहुत महत्वपूर्ण फाइल है। ये एक ग्लोबल सोरोबन रस्ट कॉन्ट्रैक्ट है और इसके साथ जुड़ी है रॉ रिकॉर्ड फैक्ट्री SDK.js फाइल। जावास्क्रिप्ट फाइल। हाँ, ये दोनों मिलकर इस पूरी प्रक्रिया का इंजन बनाते हैं। और यहाँ रस्ट 2024 और सोरोबन SDK V22 का उपयोग किया जाना मुझे नहीं लगता कि ये कोई संयोग है। बिल्कुल संयोग नहीं है, मैं भी यही सोच रही थी। क्योंकि जो लोग प्रोग्रामिंग की दुनिया को समझते हैं वे जानते हैं कि रस्ट भाषा का उपयोग ही मुख्य रूप से मेमोरी सुरक्षा और बहुत तेज गति के लिए किया जाता है। सही कहा। जब किसी असली संपत्ति को, जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है, कोड में बदला जा रहा हो
तो आप कोई भी ऐसा कोड नहीं लिख सकते जिसमें क्रैश होने या हैक होने की जरा सी भी गुंजाइश हो। बिल्कुल, शून्य गुंजाइश होनी चाहिए। और सोरोबान का ये नया संस्करण ये सुनिश्चित करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का निष्पादन बिना किसी रुकावट के हो। और पता है इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? जब वो ओमनी कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन पर आ जाता है तो उसे अपनी सत्यता साबित करने के लिए किसी बाहरी सरकारी मोहर की जरूरत नहीं होती। अरे वाह, मतलब वो खुद ही कानून है। हाँ, वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही कानून बन जाता है और खुद ही उसका पालन भी करवाता है। ये तो हो गई संपत्ति को डिजिटल बनाने का हिस्सा। संपत्तियों को डिजिटल बना दिया गया, वे ओमनी कॉन्ट्रैक्ट बन गई। लेकिन अब यहीं पर मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ी व्यावहारिक समस्या आती है। कैसी समस्या? देखिए, अगर दुनिया भर की रियल एस्टेट, सोना और अन्य भारी भरकम संपत्तियां एक साथ नेटवर्क पर लेन देन के लिए आ जाएं, तो कोई भी साधारण ब्लॉकचेन इस भार से तो क्रैश ही हो जाएगा ना। बिल्कुल, ट्रांजैक्शन अटकने लगेंगे। हाँ, और यहीं पर हमारे स्रोत दस्तावेजों का दूसरा हिस्सा सामने आता है, डिफरेंशियल रूटिंग। लेकिन यहां पर मुझे इस दस्तावेज पर थोड़ा सवाल उठाना है। बताइए। रिपॉजिटरी में ट्रांजैक्शन को रूट करने के लिए मैनिफोल्ड्स और टेंसर वेट्स जैसे बहुत भारी भरकम गणितीय शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये सिर्फ एक फैंसी नाम नहीं है? आपको ऐसा क्यों लगता है? मतलब क्या हमें एक वित्तीय लेनदेन को नेटवर्क पर एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए वास्तव में उस गणित की जरूरत है जिसका उपयोग आमतौर पर आइंस्टीन की जनरल रिलेटिविटी या क्वांटम फिजिक्स में होता है? आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कोई फैंसी नाम नहीं है। ये एक अत्यंत आवश्यक प्रणाली है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, साधारण नेटवर्क्स में एक मूलभूत समस्या होती है जिसे घर्षण या नेटवर्क कंजेशन कहा जाता है। जब ट्रैफिक बढ़ता है तो सिस्टम एक सीधा रास्ता खोजने की कोशिश करता है। हाँ, और जब वो सीधा रास्ता भर जाता है तो ट्रांजैक्शन फेल हो जाते हैं या फिर गैस फीस बहुत बढ़ जाती है। बिल्कुल सही। इस रिपॉजिटरी में एक डिफरेंशियल ज्योमेट्री डॉट पाई नाम का पाइथन 3 मॉड्यूल है। ये मॉड्यूल नेटवर्क को सिर्फ तारों और सर्वर के एक सीधे जाल के रूप में नहीं देखता। तो ये नेटवर्क को किस रूप में देखता है? ये नेटवर्क को एक मैनिफोल्ड के रूप में देखता है, यानी एक ऐसा ज्यामितीय स्पेस जिसे मोड़ा या खींचा जा सकता है। स्पेस को मोड़ना? हाँ, ये सिस्टम लगातार नेटवर्क के कर्वेचर या घुमाव की गणना करता है। अगर नेटवर्क में किसी भी बिंदु पर कोई रुकावट है या ट्रांजैक्शन का भारी ट्रैफिक है तो ये टोपोलॉजिकल मैपिंग का उपयोग करता है। मतलब ये स्थिर नहीं रहता? बिल्कुल नहीं। जैसे ही कंजेशन बढ़ता है, ये टेंसर वेट्स को फिर से कैलकुलेट करता है और स्पेस को गणितीय रूप से मोड़कर एक नया रास्ता तैयार कर देता है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी के उदाहरण से समझाऊं तो ये एक बहुत ही एडवांस जीपीएस की तरह है। जीपीएस का उदाहरण यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। क्योंकि एक सामान्य जीपीएस क्या करता है? वो सिर्फ ये बताता है कि आगे ट्रैफिक जाम है, इसलिए आपको किसी दूसरी सड़क से मुड़ जाना चाहिए। हाँ, वो आपको सिर्फ एक विकल्प देता है। लेकिन ये डिफरेंशियल रूटिंग वाला जीपीएस सिर्फ रास्ता नहीं बताता। ये ऐसा है मानो ट्रैफिक जाम देखने पर वो जीपीएस एक नई सड़क का ही निर्माण ही करते, या फिर सड़क को ही मोड़ दे। बिल्कुल, सड़क को ही मोड़ दे ताकि बिना अपनी गति कम किए सीधे मंजिल तक पहुंचा जा सके। ये सुनिश्चित करता है कि चाहे नेटवर्क पर कितना भी भार क्यों ना हो, संपत्तियों का प्रवाह कभी बाधित ना हो। बिल्कुल स्पष्ट कर देती है, क्योंकि संपत्तियों का प्रवाह या लिक्विडिटी तब तक सुचारू नहीं हो सकती जब तक कि अंतर्निहित ढांचा खुद को परिस्थिति के अनुसार ढालने में सक्षम ना हो। एकदम सही। अब जब इतना तेज और उन्नत रूटिंग सिस्टम काम कर रहा है, ओम और उस नेटवर्क पर अरबों डॉलर की असली संपत्तियां कोड के रूप में दौड़ रही हैं, तो सुरक्षा सबसे बड़ा और सबसे संवेदनशील मुद्दा बन जाती है। बिल्कुल, सुरक्षा के बिना ये सब बेकार है। क्योंकि अगर कोई हैकर एक साधारण सर्वर को हैक करता है तो सिर्फ डेटा चोरी होता है, लेकिन अगर कोई इस ओमनी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को हैक कर ले तो ये सीधे तौर पर असली दुनिया की इमारतों, जमीनों और संपत्तियों की चोरी होगी, जो कि बहुत ही भयानक स्थिति हो सकती है। हाँ, और ये हमें रिपॉजिटरी के तीसरे और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू की ओर ले जाता है, द क्वांटम शील्ड या पोस्ट क्वांटम एन्क्रिप्शन। इस रिपॉजिटरी में सुरक्षा को जिस स्तर पर ले जाया गया है, मैं कहूंगी कि वो आज के मानकों से बहुत आगे है। इसमें एक पाइथन मॉड्यूल का भी जिक्र है ना? हाँ, यहाँ quantumsim.py मॉड्यूल का गहराई से विवरण दिया गया है, जो काइबर कंपैटिबल एन्क्रिप्शन को लागू करता है।
काइबर। जो लोग क्रिप्टोग्राफी को करीब से नहीं जानते, उनके लिए समझना जरूरी है कि काइबर एक विशेष प्रकार का एल्गोरिदम है जिसे भविष्य के क्वांटम कंप्यूटरों के हमलों को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है। क्योंकि आज का सबसे सुरक्षित माना जाने वाला एन्क्रिप्शन भी क्वांटम कंप्यूटर की विशाल गणना शक्ति के सामने कुछ ही घंटों में टूट सकता है। घंटों में क्या, शायद कुछ मिनटों में ही टूट जाए। बिल्कुल। और ये कोई काल्पनिक डर नहीं है। आज के सुपर कंप्यूटर्स जिस गणितीय समस्या को सुलझाने में हजारों साल लगा सकते हैं, उन क्वांटम कंप्यूटर्स उसे कुछ ही पलों में सुलझा लेंगे। और अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो आज साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक बहुत बड़ा खतरा वास्तविकता बन चुका है, जिसे हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर कहा जाता है। हार्वेस्ट नाउ डिक्रिप्ट लेटर, यानी आज डेटा चुराओ, भविष्य में डिक्रिप्ट करो। एकदम सही। हैकर्स आज एन्क्रिप्टेड डेटा को चुराकर सिर्फ इसलिए स्टोर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ सालों बाद जब शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर्स सुलभ हो जाएंगे, तब वे इस पुराने डेटा को आसानी से खोल लेंगे। मतलब आज चुराया गया बंद ताला कल की नई चाबी से खोला जाएगा। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। बिल्कुल। और इसीलिए पाईआरसी ने क्वांटम सुरक्षा को अपनी नींव बनाया है। इस खतरे को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए डेटा को एक क्वांटम की नोड के माध्यम से गुजारा जाता है। क्वांटम की नोड। और फिर उसे एक डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स के जरिए एक सुरक्षित इम्यूटेबल रिकॉर्ड, यानी न बदले जा सकने वाले रिकॉर्ड में बदल दिया जाता है। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अगर आज किसी संपत्ति को इस नेटवर्क पर लाया जाता है, तो 10 या 20 साल बाद का कोई क्वांटम कंप्यूटर भी उस मालिकाना हक को चुनौती नहीं दे सकता। हाँ, या उसे बदल भी नहीं सकता। ये पूरी तरह से क्वांटम प्रूफ है। ये तो वास्तव में भविष्य की तैयारी है। तो चलिए एक बार देखते हैं हमने क्या क्या समझा। हमने समझा कि फैक्ट्री संपत्तियों को कोड में कैसे बदलती है, फिर रूटिंग उन्हें बिना घर्षण के कैसे चलाती है, और क्वांटम शील्ड उन्हें कैसे सुरक्षित रखती है। लेकिन एक बात और है, कोई भी इतनी जटिल मशीन बिना किसी व्यवस्थित ढांचे के काम नहीं कर सकती। बिल्कुल। और पीआरसी रिपोजिटरी में इस पूरे आर्किटेक्चर को समझाने के लिए 7 कलर्ड डायमेंशनल टोपोलॉजी का उपयोग किया गया है। हाँ, 7 रंगों वाला ढांचा। और इसके साथ ही इसमें 150 से अधिक स्टैंडर्ड्स हैं जो पीआरसी 45 से पीआरसी 260 तक फैले हुए हैं। ये कोई साधारण सूची नहीं है, बल्कि एक के ऊपर एक टिकी हुई परतें हैं, जहां हर परत का अपना एक विशिष्ट काम है। ये 7 रंगों वाला ढांचा इस बात का ब्लूप्रिंट है कि कैसे एक जटिल अर्थव्यवस्था बिना इंसानी हस्तक्षेप के चल सकती है। ये सारी परतें मिलकर एक सॉवरेन मैट्रिक्स का निर्माण करती हैं। इस प्रवाह को समझना बहुत जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए इन परतों को डिकोड करते हैं। सबसे बुनियाद में है रेड लेयर। हाँ, जहां सुरक्षा सबसे पहले आती है। बिल्कुल। यह वो जगह है जहां क्वांटम सुरक्षा और पहचान का प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन होता है। इसके बिना कोई भी चीज सिस्टम में प्रवेश ही नहीं कर सकती। और इसके ठीक ऊपर ऑरेंज लेयर है, जो ओमनी लिक्विडिटी का काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि संपत्तियां व्यापार के लिए हर समय तरल रूप में उपलब्ध रहें। फिर इसके बाद येलो लेयर आती है। ये सॉवरेन डीओ गवर्नेंस या शासन को संभालती है। यानी अगर सिस्टम में कोई विवाद होता है या कोई नियम बदलना होता है, तो ये परत उसे बिना किसी इंसान के स्वायत्त रूप से सुलझाती है। सही। इसके बाद आती है ग्रीन लेयर। ये परत सीधे तौर पर वास्तविक संपत्तियों यानी आरडब्ल्यूए को डिजिटल दुनिया से जोड़ती है और सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखती है। और मुझे ब्लू लेयर बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, ओरेकल डेटा स्ट्रीम्स वाली परत। बिल्कुल। मान लीजिए किसी भौतिक संपत्ति का बाजार मूल्य बदलता है या उस संपत्ति से जुड़ा कोई बाहरी डेटा है, तो ये परत उस बाहरी सच्चाई को खींचकर ब्लॉकचेन के अंदर लाती है। फिर आती है इंडिगो लेयर, जहां एआई और वो डिफरेंशियल रूटिंग काम करते हैं, जिसके बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी। और सबसे ऊपर बैठी है वायलेट लेयर, जो कि ओमनी सॉवरेन फैक्ट्री कोर है। मतलब ये पूरी फैक्ट्री का दिमाग है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। ये दिमाग ही नीचे की सभी परतों को निर्देशित करता है। और समझने वाली बात यह है कि ये ढांचा केवल सैद्धांतिक नहीं है। तो ये व्यवहारिक रूप से कैसे लागू होता है? इन सभी लेयर्स के बीच तालमेल बिठाने के लिए 150 से ज्यादा सॉरोबैन रस्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लगातार बैकग्राउंड में चल रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग पुर्जों की तरह आपस में बात करते हैं। क्या आप कोई विशिष्ट उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। उदाहरण के लिए पाईआरसी 103 एक फ्री फॉल्ट डेक्स है।
यह एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जो ये सुनिश्चित करता है कि लिक्विडिटी में कभी कोई फॉल्ट या क्रैश ना आए। और रियल एस्टेट के लिए भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है ना? हाँ, पाईआरसी 105 का काम रियल एस्टेट जैसी भौतिक संपत्तियों को डिजिटल ट्रैकर के साथ जोड़ना है। और पाईआरसी 209 जैसे स्टैंडर्ड्स भी हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड पहचान से जुड़े हैं, यानी सिस्टम में मौजूद संपत्ति का असली हकदार कौन है, ये पाईआरसी 209 तय करता है। और इसे उसी रेड लेयर की क्वांटम सुरक्षा का समर्थन प्राप्त होता है। कमाल है। इसके साथ ही पाईआरसी 254 को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये इंस्टीट्यूशनल सर्किट ब्रेकर्स का स्टैंडर्ड है। सर्किट ब्रेकर्स मतलब सुरक्षा के लिए? हाँ, अगर मान लिया जाए कि बाजार में अचानक कोई बहुत बड़ी उथल-पुथल हो जाती है या कोई अप्रत्याशित वित्तीय घटना घटती है, तो ये सर्किट ब्रेकर्स तुरंत सक्रिय हो जाते हैं और पूरे इकोसिस्टम को किसी भी तरह के कोलैप्स से बचा लेते हैं। ये सभी स्टैंडर्ड्स और परतें वाकई एक ऑर्केस्ट्रा की तरह मिलकर काम करती हैं। बिल्कुल। ये पूरा सिस्टम तकनीकी रूप से बहुत परिष्कृत है, लेकिन अब इस पूरी थ्योरी को जमीन पर उतार कर देखते हैं। हाँ, वो जरूरी है। एक सॉवरेन यूजर के नजरिए से ये वास्तव में कैसे काम करेगा? रिपॉजिटरी में ओमनी स्टेट वर्कफ्लो और उसके 5 स्टेप एक्टिवेशन सीक्वेंस का जिक्र किया गया है। अगर किसी भौतिक संपत्ति को इस नेटवर्क पर तरल रूप में लाना हो तो उसे किन 5 चरणों से गुजरना होगा? देखिए, ये 5 चरणों की प्रक्रिया ही वो जगह है जहां सारा सिद्धांत वास्तविकता में बदलता है। ये एक निर्बाध यात्रा है। पहला चरण है अपनी आइडेंटिटी को एनक्रिप्ट करना। मतलब यहां हमारी रेड लेयर सक्रिय होती है। बिल्कुल। काइबर जनरेशन के जरिए उपयोगकर्ता और उस विशिष्ट संपत्ति की पहचान को क्वांटम स्तर पर सुरक्षित किया जाता है। एक बार जब पहचान पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है, तो सिस्टम दूसरे चरण की ओर बढ़ता है, जो कि एन्क्रिप्टेड डेटा मैपिंग को फैक्ट्री यानी हमारी वॉलेट लेयर में भेजना है। हाँ, यहाँ वो कंपैक्टर मशीन चालू होती है जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। और तीसरे चरण में क्या होता है? तीसरे चरण में ग्रीन लेयर और पाईआरसी 105 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करके एक ट्रैकर एमिट किया जाता है। तो ये ट्रैकर उस भौतिक संपत्ति का डिजिटल जुड़वा बन जाता है जिसे पूरे नेटवर्क पर ट्रैक किया जा सकता है। एकदम सही। और फिर आता है चौथा चरण। इस डिजिटल हो चुकी संपत्ति को ऑरेंज लेयर और पाईआरसी 103 के जरिए लिक्विडिटी पूल्स में डाल दिया जाता है, जहां वो संपत्ति व्यापार के लिए पूरी तरह से उपलब्ध हो जाती है। हाँ। और फिर आता है 5वां और अंतिम चरण, जहां ये प्रक्रिया पूरी होकर सॉवरेन यील्ड या मुनाफा पैदा करना शुरू कर देती है। इस पूरी 5 चरणों की सक्रियता की सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये ओमनी स्टेट में प्रवेश कर जाती है। ओमनी स्टेट, इसका क्या मतलब है? इसका अर्थ है कि इस पूरी यात्रा में शून्य मानवीय हस्तक्षेप है। सिस्टम खुद गणितीय प्रमाणों के आधार पर यह तय करता है कि संपत्ति सही है या नहीं, उसे किस डिफरेंशियल रूट से भेजना है और उसे बाजार में कैसे लिक्विड करना है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमने यहाँ क्वांटम शील्ड, डिफरेंशियल रूटिंग, मैनिफोल्ड्स और ओमनी स्टेट जैसे कई भारी तकनीकी पहलुओं का बहुत गहरा विश्लेषण किया है। लेकिन आम जनजीवन या भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए इस ज्ञान का क्या उपयोग है? कोई भी सोचेगा कि भाई मेरे लिए इसका क्या मतलब है? ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि ये भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक सटीक ब्लूप्रिंट पेश कर रहा है। देखिए, पारंपरिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ी दुविधा रही है, तरलता बनाम सुरक्षा। हाँ, लिक्विडिटी वर्सेस सिक्योरिटी। अगर किसी चीज को बहुत सुरक्षित करना हो, जैसे बैंक के वॉल्ट में रखा सोना या जमीन के दस्तावेज, तो उन्हें तेजी से बेचना या ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर किसी चीज को आसानी से बेचना हो तो उसकी सुरक्षा दांव पर लग जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये पीआरसी ढांचा ये साबित कर रहा है कि एआई और उन्नत ज्यामितीय गणित के जरिए संपत्तियों को पानी की तरह तरल और गतिमान बनाया जा सकता है। वो भी तब जब वे क्वांटम एन्क्रिप्शन की अभेद्य सुरक्षा के अंदर बंद हों। हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी क्रांति है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को समेटा जाए तो हमने एक अत्यंत जटिल गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर झांक कर देखा है। हमने ये समझा कि कैसे सॉवरेन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री भौतिक दुनिया की नौकरशाही को खत्म करके संपत्तियों को कोड में बदल रही है। बिल्कुल। कैसे डिफरेंशियल रूटिंग, स्पेस और नेटवर्क के घुमावों की गणना करके उस कोड को बिना किसी रुकावट के दौड़ा रहा है।
कैसे साइबर एन्क्रिप्शन उसे भविष्य के शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटरों की पहुंच से बाहर कर रहा है। और कैसे 7 रंगों वाली लेयर्स और 150 से अधिक PRSE स्टैंडर्ड्स इस पूरी प्रक्रिया को एक स्वायत्त 5 स्टेप एक्टिवेशन में बदल रहे हैं। सही। ये सब ये सुनिश्चित करता है कि भविष्य में संपत्तियों का मालिकाना हक और उनका लेन देन पूरी तरह से क्वांटम सुरक्षित और AI संचालित होगा। लेकिन जानते हैं, इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है। और वो क्या है? अगर दुनिया एक ऐसे भविष्य की ओर जा रही है जहां इमारतें, जमीन, पहचान और सारी भौतिक संपत्तियां पूरी तरह से लिक्विड कोड बन जाती हैं, एक ऐसा कोड जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्वायत्त रूप से रूट करता है और क्वांटम एन्क्रिप्शन एक डिसेंट्रलाइज्ड मैट्रिक्स पर सुरक्षित रखता है, तो क्या मालिकाना हक या ओनरशिप का हमारा पारंपरिक विचार ही खत्म हो जाएगा? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य में इंसान सच में किसी चीज का मालिक होगा, या वो सिर्फ इस डिजिटल वास्तविकता की कुछ क्रिप्टोग्राफिक कीज को कुछ समय के लिए होल्ड करने वाला एक यात्री बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो दुनिया को देखने के नजरिए को पूरी तरह से बदल सकता है। भौतिक वस्तुओं का मालिकाना हक बनाम सिर्फ चाबियों को संभालना, ये सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विषय है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त किया जाता है। इस सवाल पर जरूर गहराई से विचार किया जा सकता है। तो पाइनियर आपको क्या समझ में आया? कमेंट बॉक्स में जाओ और क्या सबसे बेस्ट लगा उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में दो और अपना कमेंट करो, शेयर, लाइक करो। कुछ समझ में आया या नहीं आया, या आप पाई नेटवर्क का भविष्य क्या देखते हो, पूरी जानकारी यहाँ पर आप कमेंट के अंदर दे सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।